हाय छात्रों, मित्रों, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो बुक आई हुई है उसके 541 से लेकर के 560 नंबर तक के प्रश्नों को। और इन प्रश्नों को करना बड़ा आवश्यक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर। 541 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बल, बल क्या होता है? बल होता है, बल क्या है? फोर्स क्या है? निम्नलिखित को पूरा करें। बल, फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान गुना क्या होगा? त्वरण होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं बल की परिभाषा जो है न्यूटन के पहले गति नियम से मिला है और बल जो होता है वह उसका जो व्यंजक होता है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिला है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बल का व्यंजक कहाँ से मिला है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्या कह रहा है हमारा कि 542 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है हमारा। 542 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक सर्किट आरेख, ये देखिए ये है, तो और किसका प्रतीक है? तो सर्किट आरेख दिया हुआ है आपको। सर्किट आरेख मतलब रे जो आपका सर्किट डायग्राम जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। ये सर्किट डायग्राम है। ये क्या है? ये प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध का यूनिट, प्रतिरोध का सिंबल है। ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस होता है। और रेसिस्टेंस है क्या? तो रेसिस्टेंस है कि आपका जो विद्युत धारा है उसके मार्ग में जो अवरोध होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। और इसका मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा मात्रक या यूनिट जो है इसका क्या होगा? तो R बराबर V अपॉन आई होता है। तो V मतलब वोल्ट हो गया और I मतलब क्या हो गया? एम्पियर होगा। और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? ओम, OHM हो गया, ओम होता है। चलिए, तो वोल्ट पर एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? ओम हो जाता है। तो ध्यान में रखना है इसको। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो आंसर होगा कि एक बिजली बल्ब का प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी R। सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 543 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है, तो उसका द्रव्यमान की गणना करें। कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 20 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉडी। तो आसान प्रश्न है। देखिए क्या है, आपको पता है कि F बराबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द्रव्यमान गुना त्वरण। हमको द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान यानी मास निकालता है। तो मास क्या होता है? ठीक है, F बराबर m इंटू ए। तो द्रव्यमान निकाला, द्रव्यमान बराबर क्या होगा? बल बटे त्वरण हो जाएगा, F अपॉन ए। तो F का मान देखिए कितना है? तो F का मान 20 न्यूटन है, अब बटे ए का मान है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10 ठीक है केजी आ जाएगा। और द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है? व्हेन a body having mass, ठीक है, moves with some acceleration, then the product of mass and the acceleration is known as force। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब बल कहते किसको है? तो यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है और उसमें ठीक है त्वरण उत्पन्न होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है, जबकि बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 544 नंबर प्रश्न के एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, गुरुत्वीय त्वरण ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए। चलिए, भार क्या होता है? तो भार एक बल है, ठीक है, भार क्या है? एक बल है। वेट इज, कह रहा है क्वेश्चन में कि द वेट ऑफ द बॉडी 980 न्यूटन द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट द मास ऑफ द
बॉडी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या करना क्या है हमको यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो आपको पता है भार W बराबर क्या होता है, वेट W बराबर m इंटू जी होता है। यानी वेट क्या है, इज अ फोर्स विच एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड पुल बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो W बराबर mg, तो हमको क्या निकालना, m निकालना है। तो W बटे क्या हो गया, g हो गया। तो देखिए W का मान आपको दिया हुआ प्रश्न में कितना दिया हुआ, 480 बोलते 980 न्यूटन दिया हुआ। कर लीजिए बटा 9.8 कर लीजिए, ठीक है। काट देते हैं, क्या आ जाएगा, ऊपर एक 10 ले जाइए तो 98 काट दीजिए 100, यानी 100 kg। तो द्रव्यमान कितना हो गया, 100 kg हो गया। तो ध्यान में रखिए इसको, द्रव्यमान 100 kg हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऋणात्मक कार्य के संबंध में, ठीक है, नेगेटिव वर्क के संबंध में बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। ध्यान में रखिए, बल, अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं और बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न होता है, तो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल F.S बराबर क्या होगा, Fs cos थीटा हो गया। और देखिए थीटा अगर 0 डिग्री हो तो W क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो W क्या होगा, ठीक है, ये होगा 0 हो जाएगा। यदि थीटा क्या होगा 180 डिग्री हो जाए तो W क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ध्यान में रखिए क्या बोल रहे हैं कि बल और, ठीक है, W बराबर क्या होता है, F.S होता है। यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। एंड W बराबर क्या होगा, Fs cos थीटा होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री तो W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 180 डिग्री तो W क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान में रखिएगा कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण के दिशा में किया गया कार्य नेगेटिव होता है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अपोजिट टू द फ्रिक्शन द वर्क डन इज, opposite to the friction the work done is positive, but in the direction of friction the work done is negative। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 546 नंबर, क्या कह रहा है, उस ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज है और गति 420 मीटर पर सेकंड है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, हुज फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम इज 800 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज 420 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्या कह रहा है, आपको पता है कि आवृत्ति निकालना है आपको, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, आपको क्या है, आवृत्ति दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो आपको पता है वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है, क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग, वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग बटा क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। चलिए करके देखते हैं, फ्रीक्वेंसी। चलिए तो ये वेव फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी। चलिए तो वेव वेलोसिटी कितना है भाई, 420 मीटर पर सेकेंड। और आपका हर्ज कितना है, तो 800 हर्ज है। काट दीजिए, कट गया, काट दीजिए 21 और 40, चलिए 21 बटा 40। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 21 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 21 आ गया। और तो पॉइंट दे रहे हैं, 0 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 20 4 5 ज़ा 20, ये 5.25 अपॉन 10 करिए, 0.525 मीटर, 0.525 मीटर। देखिए कौन सा आंसर होगा, तो 0.525 मीटर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 546 का कौन सा हो गया, सी नंबर आपको आंसर आ गया। तो ध्यान में रखिए, ठीक है, 546 का सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या करना है हमको करना है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि को क्या बोलेंगे। देखिए जब भी सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, हमको बॉइल करना है किसी चीज को, क्या करना है, बॉइल करना है, या क्या करना पड़ेगा आपको,
चेंज करना पड़ेगा सेम टेम्परेचर पर। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में, तो गलनांक बिंदु कितना होता है बर्फ का, मान लीजिए बर्फ का गलनांक बिंदु कितना हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको गलाएंगे हम, ठीक है, तो गलनांक बिंदु पर करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सेम टेम्परेचर पर वाटर में चेंज करने के लिए, जल में बदलने के लिए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट कहते हैं। कौन सा हीट कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। याद रखिएगा गुप्त उष्मा कहा जाता है। कौन सा उष्मा कहा जाता है, गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि समान तापमान पर समान दाब पर, ठीक है, आपको किसी वस्तु को परिवर्तित करने के लिए, अवस्था परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट द बॉडी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट सेम टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। और याद रखिएगा लेटेंट हीट बराबर Q बराबर क्या होता है, ml होता है, जहाँ L क्या है, लेटेंट हीट है, L बराबर क्या हो जाएगा, Q/m, और इसका यूनिट होता है जूल पर, ठीक है, जूल पर kg कर सकते हैं या कैलोरी पर ग्राम कर सकते हैं, जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, द्रवण की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो हमको गलनांक बिंदु में बदलना है। किस में बदलना है, गलनांक बिंदु में बदलना है। तो 547 का क्या होगा आंसर आपको, तो हो जाएगा द्रवण की गुप्त उष्मा, यानी ठोस को हमने क्या कर दिया, पिघला दिया, किसमें, द्रव में पिघला दिया, तो द्रवण की गुप्त उष्मा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। याद रखिएगा कि समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही गुप्त उष्मा कहते हैं। और ठीक है, बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है वह, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, या जल का जो गुप्त उष्मा होता है वो कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, जब उसको हम ठोस में या बर्फ में बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 25 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो आपको पता है द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण आपका निकालना है, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है, त्वरण निकालना है। तो आपको पता है बल बराबर क्या होता है, कह रहा है कि मास ऑफ बॉडी इज 25 kg एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 75 न्यूटन, देन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो ए बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन ए बराबर होता है F/m होता है, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो निकाल लीजिए इससे F/m, तो F का वैल्यू देखिए कितना है, 75 है, बटे, ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 25 है, 25 कितना हो गया, 75 हो गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान में रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो यूनिफॉर्म, तो ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है बॉडी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन से, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो रिटार्डेड मोशन से बॉडी मूव करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 549 नंबर। 40 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से, ठीक है, उठा करके रखना है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी 40 केजी बॉडी, ठीक है, केप्ट एट अ हाइट from surface of earth and the potential energy is 2000 joule, then find out height from the surface of the earth। यानी कोई वस्तु, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है, अब 2000 जूल उसकी ऊर्जा है, तो 40 केजी का वस्तु है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर रखी हुई है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होता है। और आपको h निकालना है, h बराबर क्या हो जाएगा, pe अपॉन क्या हो जाएगा, mg, pe अपॉन mg हो जाता है। तो देखिए निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा आपको, pe अपॉन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब देखिए क्या करते हैं, PE अपॉन mgh, PE का वैल्यू कितना है भाई, तो PE का वैल्यू 2000 जूल है, तो 2000 जूल ले लीजिए। अब बटे m का वैल्यू है कितना केजी, तो 40 केजी है। G का वैल्यू कितना है, 10 है, काट दीजिए, ये कट गया, और 4 पंचे 20, यानी ये 5 मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है। कितना मीटर ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि हमारा जो वस्तु है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं 550 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। यानी if applied some force on the body, the maximum work is done, then the force acting on the body is then the angle between force and displacement is
कितना होगा। तो वो देखिए, आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, देखिए मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, और ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए एंगल अगर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो W क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये एफ एस के बराबर होगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन W बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन W बराबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कितने के बराबर, माइनस एफ एस के बराबर होगा। तो ध्यान में रखिए, ठीक है, कि 0 डिग्री पर अगर होता है तो मैक्सिमम वर्क डन होता है, और ये किसके बराबर होगा, एफ एस के बराबर होगा। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 डिग्री, देन द वर्क डन इज मैक्सिमम। वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थीटा का मान 0 डिग्री होना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तभी वर्क डन मैक्सिमम होगा। नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। कार्य जो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़िए, 551 नंबर प्रश्न देखिए। एक गेंद को 49 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 2 सेकंड के बाद उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है। कितने ऊंचाई से गिरा रहे हैं भाई, 49 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गतिज ऊर्जा, यहां देखिए, एक वस्तु को हमने लिया यहां से यहां, ठीक है, तो हमको निकालना है स्थिति ऊर्जा और गति, 2 सेकंड के बाद उसकी स्थिति ऊर्जा। तो 2 सेकंड में वो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाती है, पहले ये देख लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो भाई जी यहां से यहां आया, कितना सेकंड, 2 सेकंड में, 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई, ऊंचाई निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि 2 सेकंड के बाद ये u बराबर क्या है, 0 है। u बराबर कितना हो गया, 0। अब हम बात कर रहे हैं यहां से 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी, 2 सेकंड के बाद पहले वेग निकाल लेते हैं। u प्लस क्या हो गया, gt, u का मान 0 है, 0 प्लस gt, तो 9.8 गुना 2 कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये निकल गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू वी, तो 19.6 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 नंबर मानिए। अब कह रहा है कि यहां से कितनी दूरी तय किया इसने, तो मान लेते हैं कि ये दूरी तय किया, कितना, h दूरी तय किया। तो आपको पता है कि भी आपका जो ऊंचाई है s बराबर ut या h बराबर, h कितना डिस्टेंस गया, h बराबर ut प्लस क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। तो भाई क्या हो जाएगा, h का वैल्यू तो पता है आपको, ठीक है, नहीं पता है, निकालना है। u0 गुना 2 प्लस हाफ गुना जी 9.8 गुना टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9.8 गुना 4/2, ये काट दीजिए, 19.6 मीटर। शायद समझ में आ गया होगा, ये 19.6 मीटर निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी तो आपको निकल गया है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इस ऊंचाई पर। इस ऊंचाई पर कितना ऊंचाई है भाई नीचे से, तो चूंकि 49 मीटर टोटल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई कितनी है, 49 मीटर है, उसमें से 19.6 घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 49, ठीक है। तो बटे हम क्या कर देंगे, 9.8 बोलते हैं 49 मीटर है, तो उसमें से 19.6 घटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, निकल जाएगा आपको। तो ऊंचाई निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये ऊंचाई मान लेते हैं क्या है आपका h1 है, तो h1 का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, h1 बराबर कितना होगा, तो h1 बराबर होगा 49 माइनस 19.6, निकालिए। तो भाई इसको जो है हम कैसा करें, 49 में से घटा देते हैं, तो कितना निकल गया, ऐसा करते हैं, 49 में से 19.6 घटा दीजिए। चलिए करके देखिए, 49 माइनस 19.6, चलिए करके देखिए क्या होता है। 49 में से 19.6 घटा दीजिए, तो 0.4, 10, 8, 18, 18 में से 9 गया 9, ठीक है, 9 आ गया। और यहाँ कितना आएगा, तो 1 ले लिए थे, तो यहाँ आ जाएगा आपको 3 में से 1 गया 2, 29.4। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा,
एम जी एच वन करिए, एम तो एम ही है, जी का मान 9.8 ले लीजिए, एच वन का मान लीजिए 29.4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको बोल रहा है किसके किसके बीच में एनर्जी का ये निकालने के लिए, तो हमको बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद पहले कौन है, स्थितिज ऊर्जा है, तो लीजिए 2 सेकंड के बाद पोटेंशियल एनर्जी लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो एम जी, तो एम इनटू पोटेंशियल एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी। चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम इंटू 9.8 गुना 29.4 बटे, चलिए ये काइनेटिक एनर्जी। दूसरा नंबर है, ठीक है, चलिए लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो हाफ एम इंटू कितना है भाई, तो 19.6 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एम कट गया, चलिए 29.4, ठीक है 29.4 लीजिए गुना 9.8 गुना 2 बटे 19.6 गुना 19.6। चलिए भाई, तो ये 19.6 कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, 98 2 जा 19.6 और 9.8 2 3 जा 29.4, तो क्या निकल गया 3/2। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3/2 निकलेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3/2, यानी सी नंबर आपको आंसर होगा। यही देखिए सी नंबर आपका आंसर है। कौन सा नंबर है, सी नंबर है। तो पहले क्या करेंगे, 2 सेकंड के बाद वेग निकालेंगे, उसके आधार पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। अब कितनी दूरी गई है, तो वो ऊंचाई निकाल लेते हैं, कितनी दूरी वो चले गई 2 सेकंड में, वो निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लिया, तो इससे वेलोसिटी आपको निकल गया और हाइट निकल गया, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। चलिए यहां देखिए, हमने बात करना है कि एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है तथा तरंग की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आसान सवाल है, देखिए करके देखते हैं। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इस वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। तो ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर, ठीक है, मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा। तो आसान सवाल है, पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए। तरंग का वेग क्या हो जाएगा आपको पता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, निकालिए। आवृत्ति हो गया कितना, तो आवृत्ति है 2 किलोहर्ट्ज, तो 2 किलोहर्ट्ज गुना फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्घ्य है 35 सेंटीमीटर यानी 0.35 मीटर। चलिए 2 गुना 10³ गुना 0.35, पॉइंट उड़ाइए, आ जाएगा 100, ये काट दीजिए, 35 दूनी 70, 70 पर एक और जीरो दे दीजिए, मीटर पर सेकेंड, 700 मीटर पर सेकेंड। और 1.5 किलोमीटर बोल रहा है, तो 1.5 किलोमीटर दूरी कितना है, दूरी दिया हुआ है कितना 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर को हम 1500 मीटर कर लेते हैं। और आपको निकालना है क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग। तो दूरी हो गया 1500 बटे वेग का वैल्यू कितना है 700, काट दीजिए। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, 1 0 7 का 7, 2.1 सेकेंड। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर होगा। तो पहले सबसे पहले तरंग का वेग हमने बना लिया, वेग निकाल लिया। तरंग का वेग निकालने के बाद हमने क्या किया कि दूरी कितना तय करना है, तो दूरी बटे समय कर, दूरी बटे वेग कर लिए, तो समय आपको निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले गोलाकार पथ पर, ठीक है, चारों ओर जाने में t समय लेता है, तो वेग के द्वारा दर्शाइए, v के द्वारा दर्शाइए क्या होगा। आपको पता है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पाथ इज, ठीक है, इज r एंड टाइम टेकन बाय एनी बॉडी इज t,
देन द वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, देखिए ये वस्तु ये जा रहा है तो जा रहा है चारों तरफ, तो ये मान लेते हैं क्या है, त्रिज्या r है, तो क्या होगा आपका इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, तो हमने क्या करना है कि क्या मूव करेगा, किस पर मूव करेगा, तो परिधि पर, दूरी बराबर परिधि बराबर 2πr, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हो गया। अब क्या कह रहा है कि ठीक है t समय वेग भी, तो वेग क्या है, भी निकालना है और समय दिया हुआ है, तो आपको पता है कि वेग बराबर यानी वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, तो दूरी आपको पता है क्या है 2πr है, अपॉन क्या कर दीजिए t, तो v बराबर 2πr अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, 2πr अपॉन t, देखिए कौन सा आंसर होगा, 2πr अपॉन t, तो ए नंबर आंसर होगा, कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, ए फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी on a 5 kg body initially at rest, the work done by force during the first second of motion of the body। चलिए करके देखिए क्या कह रहा है कि भाई एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है, कितना न्यूटन का, 10, और बॉडी जो है 5 kg का है और एट रेस्ट है, तो वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, हमने बॉडी पर कितने का फोर्स लगाया है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और बॉडी जो है आपका 5 kg का द्रव्यमान का है, तो निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो आपको पता है कि यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, तो निकाल लीजिए, आपको पता है यहाँ से A बराबर क्या है, A बराबर निकाल लीजिए फोर्स अपॉन मास, निकल गए, तो यहाँ देखिए क्या निकलेगा, तो फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, और 5 निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपको निकल गया। आपको पता है कि वस्तु विराम में है, यहाँ से चला और यहाँ तक आया, तो यहाँ से सवाल बन जाएगा आपको, ठीक है, कितने सेकंड तक फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पर, तो फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड मोशन में बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है S बराबर क्या होता है ut प्लस क्या हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से S का वैल्यू निकाल लीजिए, विस्थापन का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0 गुना 1 प्लस हाफ गुना 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है 1 मीटर। आपको पता है कि कार्य W बराबर क्या होता है F डॉट S, तो F का वैल्यू कितना है, कितना न्यूटन बल लग रहा है, तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना मीटर जा रहा है 1 मीटर जा रहा है, तो 10 गुना 1 बराबर क्या हो गया, ठीक है आपको 10 हो गया, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है जूल होता है, तो 10 जूल एनर्जी, कितना एनर्जी हो जाएगा 10 जूल एनर्जी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन होगा, कौन सा होगा बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं 555 पर, इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स, ठीक है t सेकेंड टू गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द वेलोसिटी v इज गिवन एज। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया है कि क्या होगा कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये उसका परिधि या सरकमफ्रेंस ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी v बराबर क्या होगा सरकमफ्रेंस 2πr, और टाइम कितना लग गया t, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2πr अपॉन t हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 2πr अपॉन t। देखिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, 555 का क्या हो जाएगा सी नंबर आपको आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 35 वॉट इज इक्वल टू, 35 वॉट किसके बराबर होगा, 35 वॉट जो है किसके बराबर होता है, तो 35 वॉट, ठीक है ध्यान दीजिएगा 35 वॉट, वॉट बराबर क्या होता है आपको पता है पावर का यूनिट है, और पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है जूल, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का यूनिट क्या होगा जूल होगा, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 जूल पर सेकेंड, क्या होता है जूल पर सेकेंड हो जाएगा 35 जूल पर सेकेंड। और ध्यान में रखना है कि आपको और भी यूनिट होता है, जैसे हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर और 746 वॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 35 जूल पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 556 का सी नंबर आंसर होगा, कौन सा होगा सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 557, देखिए एक अचल स्थान से लेकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड है, साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए एक अचल स्थल से, ठीक है, तो सोनी वेलोसिटी
is 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आसान है प्रश्न, आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन टी हो जाएगा। तो चलिए v का वैल्यू कितना है, तो 6 है, 6 मीटर पर सेकेंड, अपॉन क्या हो गया 30 है। तो चलिए, क्योंकि आपको पता है कि अचल तो v dv/dt होता है, तो और जब भी dv/dt हम लोग करेंगे तो यहाँ जो है, ठीक है, अचल मतलब शुरू में क्या होगा, वेग का मान जो है 0 है, ठीक है, आपको 30 सेकंड में हो जाता है। तो चलिए 56 30 हो गया, 5 में कट गया, 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 558 नंबर प्रश्न देखिए, 558 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में लैंप द्वारा खपत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करें। हमको यूनिट में निकालना है, ठीक है, पावर यूनिट में निकालना है। पावर पी बराबर क्या होता है, पावर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यूनिट बिजली खपत, यूनिट, ठीक है। आपको पर डे 8 आवर्स 100 वॉट इलेक्ट्रिक लैंप इज बर्न्ड, ठीक है। देन फाइंड आउट द यूटिलाइज्ड एनर्जी इन 3 डेज, यूनिट बिजली खपत, यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। देखिए कैसे निकालेंगे कंज्यूम्ड, तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, P इंटू एन इंटू टी अपॉन 1000 निकाल लीजिए, ठीक है, P इंटू एन इंटू टी अपॉन क्या निकाल लीजिए 1000 निकाल लीजिए। तो देखिए 100 वॉट है, कितना है, एक बल्ब है, और कितने घंटे है 8 आवर है, अपॉन क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, और कितने दिन तक 3 दिन का निकालना है। चलिए 3 गुना कर दिए, ये 0 काट दीजिए, ठीक है, 8 24, 24 अपॉन 10 यानी 2.4 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट, 2.4 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट होगा, 2.4 यूनिट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 559 नंबर सवाल देखिए, 2 किलोवाट आवर, ठीक है, 2 किलोवाट आवर कितने के बराबर होगा। तो जब भी 1 किलोवाट आवर की बात करता है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो भाई 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर बराबर 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब देखिए क्या करेंगे, 7.2 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा नंबर, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति जो है 3 इंटू 10⁻, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी जो होता है 1/√अंडर μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये जो लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका जो वेलोसिटी होता है वो निकाला था सबसे पहले रोमर ने। किसने मेजर किया था, तो रोमर ने मेजर किया था। तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो मित्रों बनाइए आप लोग, जितना ज़्यादा सवाल बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, मज़ा आएगा, और उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।